हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है साइंस क्लासेस में। तो आज अपने पढ़ेंगे जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट, लॉ ऑफ मेंडल यानी मेंडलिज्म लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं मेंडल के लॉ। मेंडल कंट्रीब्यूटेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम स्टूडेंट्स बहुत बार पूछा गया है, रट लेना, याद कर लेना जैसे भी हो। पाइसम सेटाइवम, ये मीठी मटर भी कहते हैं इसको, गार्डन पी भी कहते हैं, मटर भी कहते हैं, पी भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको कई नामों से जाना जाता है। और पाइसम सेटाइवम है। फैमिली पूछे तो लेग्यूमिनेसीज की फैमिली है, दाल का कुल कहते हैं ना, वो वाला। एंड formulated some important principle called Mendelism law of heredity और law of inheritance। यानी मेंडल के लॉ को, आनुवंशिकता का नियम या मेंडल के नियम के, इनके भी एक दो नाम है। ये नियम इस प्रकार से है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसके भी दो नाम हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों का शुद्धिकरण या शुद्धता। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये तीन रूल हैं। अब अपने फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप रूल पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़ना, ये आगे भी बहुत काम आता है, कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है, ये हमेशा कहीं ना कहीं आपके काम आता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविकता का नियम। प्रभाविता का नियम स्टूडेंट्स, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं न कहीं अपना प्रभाव दिखाता है या प्रभावशाली होता है। ठीक है ना, इसके नाम के डोमिनेंस करेक्टर वो होते हैं जो F1 जनरेशन में अपना क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। दिस लॉ ऑफ मेंडल इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी ये मेंडल का नियम है वो किसके बेस पे है, रिजल्ट मोनोहाइब्रिड यानी एकल संकरण क्रॉस के ऊपर बेस है। ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड के, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब संकरण, क्रॉस संकरण, एकल संकर संकरण पे निर्धारित है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आउट ऑफ टू कंस्ट्रेटिंग एलोमॉर्फिक फैक्टर, ठीक है ना, यानी दो अलग अलग गैमेट्स के अंदर सेम फैक्टर, ओनली वन एक्सप्रेड इट सेल्फ इन एन इंडिविजुअल फैक्टर, दैट एक्सप्रेशन इट सेल्फ कॉल्ड डोमिनेंस। यानी अब थोड़ा स्पीड में पढ़ देता हूँ मैं। द लॉ ऑफ मेंडल is based on the result of monohybrid cross. According to this law, out of two constructing allotropic factor, only one express itself in individual, the factor that express called डोमिनेंस। यानी जो F1 पीढ़ी के अंदर दो फैक्टर दो लिए जाते हैं, ठीक है ना, दो गैमेट्स या दो लक्षण लिए जाते हैं जो F1 पीढ़ी के अंदर अपना लक्षण दिखाते हैं, वो क्या होते हैं, डोमिनेंस करैक्टर होते हैं, उनको डोमिनेंस करैक्टर होते हैं। विल द अदर विच इज नॉट एक्सप्रेड इज कॉल्ड रिसेसिव। जो लक्षण शो नहीं होते वो अप्रभावी कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ए प्योर ऑफ होमोजाइगस टॉल, यानी ये क्या है, डोमिनेंस करेक्टर है।
पी प्लांट इज ए क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, यानी ये शुद्ध क्या है, ड्वार्फ बोना शुद्ध प्लांट, ठीक है। द प्लांट अपेयर्ड इन जनरेशन आर ऑल 100% टॉल, यानी अपने को उन दोनों से क्रॉस कराएंगे। देखो ये अपने लिया होमोजाइगस टॉल, ये लिया होमोजाइगस ड्वार्फ। तो अब इसमें देखना ये टॉल यानी लंबा प्रभावी लक्षण है, कैसे है, देखो इनके दो बनाए युग्म, ठीक है, और इनके बीच में क्रॉस कराया तो ये प्राप्त हुई अपने को F1 पीढ़ी, ये प्राप्त हुई F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन हुई तो उस जनरेशन के अकॉर्डिंग ये प्राप्त हुआ हाइब्रिड टोल। तो हाइब्रिड टोल मतलब F1 जनरेशन में जो अपने को संतति प्राप्त हुई, जो उसके आगे नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई, वो क्या थी, हाइब्रिड टोल। टोल यानी लंबी, और यहाँ देखो होमोजाइगस टोल, यानी यहाँ डोमिनेंस करेक्टर है होमोजाइगस टोल और रिसेसिव करेक्टर है होमोजाइगस ड्वार्फ। आया समझ? तो डोमिनेंस करेक्टर को यहाँ कैपिटल टी से शो किया गया है और जो रिसेसिव कैरेक्टर्स है उसको स्मॉल टी से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट सिंपल सा लो है, ठीक है ना। इसके अंदर जो अपना F1 जनरेशन के अंदर जो अपना प्रभाव दिखाता है वो डोमिनेट करेक्टर है, ठीक है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नेक्स्ट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी सुत्ता का नियम, युग्म पृथक्करण का नियम कह सकते हो या युग्मकों की सुत्ता का नियम कह सकते हो, दोनों हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो स्टूडेंट्स सेकंड लॉ के अंदर क्या है, दिस लॉ मेंडल्स आल्सो बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे था, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे यानी एकल संकरण क्रॉस पे है, ठीक है ना। तो आगे सेम सब में नहीं है, कहीं आगे चेंज भी आएगा। तो दोनों ये स्टार्टिंग के दोनों मोनोहाइब्रिड पे बेस है, यानी जो अपनी मैंने ये दिखाया ना, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जो ये वाला है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है पूरा पूरा, ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन ऑफ एलीज फॉर ईच जीन segregation from each other so that each gamete carry only one allele for each gene. Hybrid of F1 both constructing character remain in pair. तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये। तो देखो इस नियम, ये नियम भी क्या है मेंडल का, एकल संकरण पे आधारित है, उसके रिजल्ट पे आधारित है। और इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर यानी F1 पीढ़ी के संकरण यानी हाइब्रिड गैमेट्स थे, ठीक है ना। F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1P रूल में पढ़ के आए, उनके जो युग्म विकल्पी है एलीज है, संकर विषम युग्मविकल्पी है, वो दोनों को अलग अलग करके और फिर उन दोनों के युग्म बना के, जैसे अपने को हाइब्रिड टॉल प्राप्त हुआ, उस हाइब्रिड टॉल के 4 युग्म बना लिए अपने और 2 पेयर ले लिए, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया। अब दोनों के 4 बना लिए, ठीक है ना। तो दोनों के 4 बना लिए कैसे, ये देखो स्टूडेंट्स ऐसे बना लिए, एक ये और एक ये तो हो गया फीमेल, ये आपका फीमेल का सिंबल और ये हो गया मेल का सिंबल, ठीक है ना। ये 4 बना लिए। अब चारों के बीच में क्या किया गया, क्रॉस करवाया गया, ठीक है। इन चारों के बीच में ये इसके युग्म के बीच में राउंड, ठीक है, इन चारों के बीच में ऐसे क्रॉस करवाया जाएगा ऐसे। तो इन चारों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो जो प्योर गैमेट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, जो इम्प्योर है वो भी अलग हो जाते हैं, और जैसे टॉल ड्वार्फ अलग हो गए और टॉल जो हाइब्रिड है वो भी अलग हो गए और जो ड्वार्फ है वो भी अलग हो गए। यानी अपने को इससे क्या प्राप्त होगी, 4 F2 जनरेशन के अंदर 4 प्लांट प्राप्त होगी या 4 संतति प्राप्त होगी, जिनके अंदर क्या होगा, 2 तो एकदम प्योर होंगे और 2 होंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब डोमिनेंस वाले,
जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए वैसे, ठीक है ना। तो यही है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना, यानी इसको युग्मों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या प्राप्त हुआ ये देखते हैं अपने, ये देखो, ये है सेग्रीगेशन का आपने जो क्रॉस करवाया, ये F1 पीढ़ी में अपने को प्राप्त हुए थे, ये दोनों लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो ये प्राप्त हुआ F2 पीढ़ी के अंदर। ये देखो, ये प्राप्त हुआ अपने को F2 पीढ़ी के अंदर। तो इसके अंदर ये है होमोजाइगस टॉल, यानी प्योर शुद्ध लंबा, और ये है हाइब्रिड टॉल, ये भी हाइब्रिड टॉल, ठीक है। ये है होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है, इनको हेटेरोजाइगस बोलेंगे, इनको हेटेरोजाइगस बोलेंगे। ये हेटेरो है, ये होमो है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, ये होमोजाइगस टॉल है। तो ये अपने को F2 पीढ़ी के अंदर प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो छोटा सा एक और एग्जांपल अपने को क्लियरली स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक, ये देखो, ये मेल मान लो, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, तो अपने को क्या प्राप्त हुए, ये चार युग्म। यहाँ अपने कैपिटल टी से नहीं प्रेजेंट कर रहे, W और R से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अपने को F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, ठीक है। इनके अंदर क्या है, ये देखो, इनके अंदर ये प्राप्त हुए अपने को, और इधर इसको वापस अलग करके, और इनके प्योर और इम्प्योर दोनों अलग अलग हो गए। देखो, ये प्योर हो गया, इस फर्स्ट कॉलम के अंदर है, ये प्योर हो गया और ये प्योर हो गया, ये होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया, ये होमोजाइगस टॉल हो गया, ये हेटेरोजाइगस हो गए दोनों, ठीक है ना। फिनोटाइप, यानी अपने पिछले वर्ड से लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं, फिनोटाइप जो बाहर के लक्षण प्रेजेंट करता है वो फिनोटाइप है। तो अब फिनोटाइप में क्या है, 3 लंबे हैं और 1 ड्वार्फ है, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, यानी 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, 3 लंबे 1 बोना। जीनोटाइप, जिनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर देखी जाती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो होमोजाइगस टॉल है 1, हेटेरोजाइगस टॉल है 2, कैपिटल टी और स्मॉल टी। होमोजाइगस ड्वार्फ है 1, अभी बता के। अब देखो बैक क्रॉस, स्टूडेंट्स बैक क्रॉस हमने पढ़ा था, यदि F1 पीढ़ी के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी के पौधे का संकरण दोनों के जनकों, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी से किसी एक के साथ किया जाता है, तो उसे संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस कहा जाता है। यानी जो पेरेंट्स है, जो F1 जनरेशन का सीधा पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाया जाए तो वो बैक क्रॉस है, यानी वापस क्रॉस हो रहा है, बैक क्रॉस हो रहा है, ठीक है, वो बैक क्रॉस है। और यहाँ टेस्ट क्रॉस एक और है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है, F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक यानी ड्वार्फ वाला होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ करवाया जाता है, तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। यानी F1 में जो हाइब्रिड प्राप्त हुए हेटेरोजाइगस, उनका क्रॉस होमोजाइगस ड्वार्फ से करवाएंगे तो वो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा। अब टेस्ट क्रॉस के अंदर अपने को क्या प्राप्त होता है, एक तो ड्वार्फ प्राप्त होना चाहिए होमोजाइगस, और एक प्राप्त होना चाहिए हेटेरोजाइगस टॉल, ये प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई उनको दोनों को अलग करेंगे तो एक प्योर एक इम्प्योर, ठीक है। ये तो थे टेस्ट क्रॉस में, और बैक क्रॉस में उनके समान ही संतति प्राप्त होगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है, पर कुछ नहीं, याद हो जाएगा 1-2 बार पढ़ोगे तो। अब यहाँ ध्यान से देखना, फर्स्ट लाइन,
इसके अंदर चेंज हुआ, अपने दो में मोनो पढ़ते हैं। यहाँ देखो, दिस लॉ इज मेंडल्स इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डी हाइब्रिड क्रॉस। डी हाइब्रिड यानी दो संकरण लक्षणों को लेके जो क्रॉस करवाया जाता है वो डी हाइब्रिड है, यानी दोनों के, मोनो का सिंगल था अब यहाँ डबल हो गए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलीज ऑफ टू और मोर देन, यानी दो या दो से अधिक डिफरेंट जीन्स गेट sorted gametes independently of one another. In other words, the alleles that a gametes receive for one gene does not inflection in the alleles received for another gene. Therefore, it is called law of independent assortment, यानी स्वतंत्रता का अपव्यूहन का नियम। अब इस रूल के अंदर क्या कहता है, फर्स्ट लाइन तो यह है कि मेंडल का यह नियम द्विसंकरण यानी डी हाइब्रिड क्रॉस के परिणाम यानी रिजल्ट के ऊपर ही निर्धारित करता है। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक अलग अलग गैमेट्स जो डिफरेंट लक्षणों वाले हों, जीन वाले हो डिफरेंट, उनके अंदर क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। और एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक जो जीन है उनके जो कैरेक्टर्स है उन पे कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा, और दूसरे जीन हैं उनके भी कैरेक्टर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्टिव नहीं होंगे। और जब नेक्स्ट आगे क्रॉस करवाया जाएगा F2PD के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम वही है। मोनो डी हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पर अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ये दोनों को इफेक्टिव नहीं करता है। तीन चीज़ें इसमें, फर्स्ट डी हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पे डिपेंड करता है, सेकंड दोनों रहते तो साथ साथ हैं जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना, तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं पर दोनों को इफेक्ट नहीं करते। आगे नेक्स्ट F2PD के अंदर जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो ये अलग हो जाते हैं, ठीक है, बिना किसी इफेक्ट किए हुए। तो अलग होना यानी स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हो गए दोनों, तो वो क्या है, बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए। वही है मेंडल का थर्ड रूल। तो एग्जाम्पल के तौर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो आपकी बुक में भी यही है, येलो कलर ले लिया आपने, ठीक है, एक येलो कलर का ले लिया, एक ले लिया ग्रीन कलर का मटर के दाने। अब यहाँ देख पा रहे हो आप, येलो कलर वाला क्या है, राउंड गोल है, ठीक है, और जो ग्रीन कलर वाला है वो रिंकल्स वाला यानी झुर्रीदार है, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन के अंदर अपने को क्या प्राप्त हुआ, F1 जनरेशन के अंदर प्राप्त हुआ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद जब इनके बीच में F2 जनरेशन में करवाया गया तो देखते हैं, यहाँ देखो F2 जनरेशन के अंदर, तो ये एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स बना ली जाती है। इसके अंदर ये 4 युग्म बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। इसी तरह 4 इस साइड भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलरली ऊपर लिखा हुआ है, देखो स्टूडेंट्स, गैमेट्स फ्रॉम हेटेरोजाइगस पेरेंट, गैमेट्स फ्रॉम हेटेरोजाइगस पेरेंट्स। हेटेरोजाइगस कैसे है, ये देखो ये प्योर नहीं है, हेटेरोजाइगस है F1PD के अंदर, ठीक है ना। अब ये इन्हीं चारों के अलग अलग बना के आपने लिख दिए, ये ऐसे दो दो बनाने हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इसी तरह कैपिटल ये 4 बना दिए और इसी तरह ये 4 बना दिए। अब इन चारों का क्रॉस कराएंगे तो अपने को क्या क्या प्राप्त होगा, ठीक है, वो देखते हैं। इन चारों को क्रॉस करा लिया, 16 अपने पास 16 रिजल्ट आएंगे, 16। अब इसका फिनोटाइप देखते हैं, फिनोटाइप मतलब बाहर से दिखने वाले। अब बाहर से अपने को येलो कितने दिख रहे हैं स्टूडेंट्स,
9 दिख रहे हैं, येलो राउंड, ठीक है ना। येलो राउंड कितने दिख रहे हैं? 9। और स्टूडेंट्स अपने को कितने दिख रहे हैं? जो राउंड तो है बट ग्रीन है वो दिख रहे हैं 3। 1 2, ये तो हो गए 9, और ये हो गए जो ग्रीन और राउंड है 3। 1 2 3, ठीक है। और 9 3, उसके बाद 3 दिख रहे हैं अपने को रिंकल्स वाले येलो। 1 2 3, ठीक है, जिनके अंदर आर दोनों ही क्या है? स्मॉल है। ये 3 क्या है? रिंकल्स वाले येलो, ठीक है। एक अपने को दिख रहा है प्योर, क्या दिख रहा है? रिंकल वाला भी है और क्या है? झुर्रीदार भी है और ग्रीन भी है। ये दोनों इसमें दिख रहे हैं, तो वो एक है। 9 3 3 1, 9:3:3:1, 9331। ये याद रखना, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का फिनोटाइप है। ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये चार्टेड बोर्ड बनाओगे तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, यही रहेगा इस रूल के अकॉर्डिंग, इस नियम में ये बनाते। तो ये रट लेना, बहुत बार पूछा गया है। अब देखो इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। जीनोटाइप भी रट लेना। 12 12 का डबल 24, 12 बार 24, फिर कितने 12 लिए अपने? 2 2, 12 12, और कितना टोटल आया? 1। यानी इसका जीनोटाइप होता है 12 24 12 12 1, ठीक है ना। सिंपल सी ट्रिक है, कैसे भी याद कर लेना, या ये चार्टेड बोर्ड देख के भर लेना। पर इसका क्रम यही रहना चाहिए, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। देखो अपने जो ऊपर दिखाई दे रही है अपने को, ये कितने हैं? 1, तो ये है 1, ये है 1, ठीक है। तो ये आ गया 1। इसी तरह नेक्स्ट है 2, ये कितने हैं? 2, ठीक है। तो ये 2 कहाँ हैं? एक तो आ गया स्टूडेंट्स ये, और एक ये, और एक ये, तीनों कट गए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बाकी सारे डिपेंड कर लेना। ये लास्ट वाला देखो यहाँ है, ये लास्ट, ये, ठीक है। ये 2 है, तो ये देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। ये 1 है, तो एक ये यहाँ है, ठीक है ना। इसी तरह ये एक यहाँ। नेक्स्ट आगे वाले 2 हैं, डबल वाई छोटे हैं, आर बड़े हैं। तो ये जी, एक आर बड़ा एक आर छोटा, एक तो ये रहा, और एक आपको मिल जाएगा एक ये, ठीक है। इसी तरह ये दोनों वाई छोटे हैं पर आर दोनों बड़े हैं, ये मिलेगा अपने को, ये आपको स्टूडेंट्स ये रहा, ठीक है ना। इसी तरह सारे मिल जाएंगे। तो ये 4 एक जैसे हैं, वाई बड़ा कैपिटल स्मॉल वाई, तो ये एक 1, सॉरी, ये अपने को 4 ढूंढने हैं, ये वाले, ठीक है ना। तो एक तो आ गया ये, नेक्स्ट आ गया ये 2, नेक्स्ट आ गया 3, नेक्स्ट आ गया 4, चारों एक लाइन में है, ठीक है ना। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये पहले पहले आ गया, फिर 2 आ गए, फिर ये 2 आ गए, फिर ये भी आ गया एक, ठीक है ना। तो सारे आ गए, टोटल 16 होने चाहिए। ये देखो 16 होते हैं टोटल, टोटल चैम्बर 16 होने चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, जीनोटाइप हो गया, जीनी स्ट्रक्चर को देख के बनाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल लॉ इनहेरिटेंस, यानी आनुवांशिकता, मेंडल के जो आनुवांशिकता के नियम हैं उनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। देखो इट इज़, इनका महत्व बहुत है, आज तक चला आ रहा है। ये 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और आगे भी चलता रहेगा। जो जेनेटिक रहेगी तब तक इनका यूज़ रहेगा, ठीक है ना।
तो it is extremely important that dominant characters are found in living organisms because various harmful and length gene being recessive cannot express the themselves in the presence of dominant genes। यानी ये क्या कह रहा है, जो जीवित होते हैं, लिविंग बींग होते हैं, उनमें प्रभाविता का लक्षण पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके अंदर अनेक हानिकारक और डेंजर जीन पाए जाते हैं, लेंथल जीन पाए जाते हैं, जो अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त यानी प्रेजेंट डोमिनेट जीन्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, वो अप्रभावी होते हैं, और जो लिविंग है वो क्या होता है, प्रभावी होता है, डोमिनेट होता है, इसीलिए इसका यूज़फुल है। नेक्स्ट है सेकंड, जीन कॉन्सेप्ट इज प्रोवाइड बाय द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार प्रस्तुति से जीन संकल्पना यानी जीन कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, जीन कॉन्सेप्ट की पुष्टि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वन जीन हैज़ टू एलीज एंड इट इज़ कंट्रोल टू कंट्रोल कंट्रास्टिंग टेस्टिस। यानी युग्म, पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं तथा ये दोनों व्यत्यस्पी लक्षणों के नियंत्रण करते हैं, दोनों अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जैसे वाई येलो कलर को कर रहा है और कैपिटल वाई येलो कलर को कर रहा है और स्मॉल वाई कर रहा है उसके राउंड को, ठीक है ना, मतलब ग्रीन कलर को, वैसे दोनों को अलग अलग दोनों के हैं। अब इसमें एक गोल था और एक येलो था, तो कैपिटल वाई येलो को कर रहा था और आर कर रहा था गोल को, ठीक है ना, तो दोनों को अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं, जीन एक ही होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, न्यू कैरेक्टर्स इज क्रॉसिंग हाइब्रिड कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेंडल्स लॉ। यानी मेंडल के नियम के अनुसार संकर यानी हाइब्रिड संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता लगाया जा सकता है। यानी हाइब्रिड, अपनी हाइब्रिड वैरायटी आती है गाय भैंस भेड़ बकरी की, फसलों की, पेड़ पौधों की, तो वो बेटर हो सकती है इस मेंडल की वजह से ही अपने को ये चीज़ पता चली। नेक्स्ट है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग आवर यूजलेस टेस्टिस कैन बी रिमूव्ड विल यूजफुल टेस्टिस कैन बी बोथ इन स्पेसिफिक जनरेशन। ये कह रहा है कि संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक जाति के अंदर लाया जा सकता है, एक जनरेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और धन्यवाद।